हेलो एवरीवन, आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। न्यूज़ टुडे के इस अंक में आज हम लोग 21 और 22 दिसंबर के महत्वपूर्ण सुर्खियों को और शॉर्ट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जिसमें 4 न्यूज़ आर्टिकल। सबसे पहला, अरावली का संरक्षण। दूसरा, खनिज और धातुओं में आत्मनिर्भरता भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट है। विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में ये बताया गया है कि क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं भारत के समक्ष। भारत में पोत निर्माण से संबंधित जो आयाम है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, अवसंरचना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में भारत में बाल विवाह के संदर्भ में क्या स्थिति है, उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों में शॉर्ट न्यूज को भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहला डार्क स्टोर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण, पॉपुलरली जिसे बोलते हैं FSSAI, घोस्ट पेयरिंग, सुपर किलोनोवा, एक ब्रह्मांडीय घटना है, और अंत में जैसे इसी प्रकार से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। तो चलिए हम लोग आज पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत को। तो सबसे पहला न्यूज आर्टिकल हमारा है खनिजों और धातुओं पे आत्मनिर्भरता पे। इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है भारत के संदर्भ में, और ये रिपोर्ट कोयला, खान और इस्पात पर जो संसदीय स्थायी समिति है उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि देश की आत्मनिर्भरता इस संसाधन के संदर्भ में क्या है, क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं और क्या महत्व हैं इसके भविष्य के लिए। तो उसी के संदर्भ में ये बात करेगा बेसिकली। और अगर हम लोग बात करें संसाधन, खनिज संसाधन की, तो खनिज संसाधन का सीधा संबंध देश की आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है और इस कारण से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये पेपर 1 और 3 दोनों में, मतलब पेपर 1 और 3 मतलब आप संसाधन भूगोल से इसे जोड़कर देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का कितने निक्षेप किस मात्रा में भारत में पाए जाते हैं और किनका नहीं पाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है आने वाले समय में या वर्तमान में अर्थव्यवस्था में। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था का भी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, मतलब आर्थिक भूगोल से बेसिकली ये टॉपिक है ये। तो ये रिपोर्ट भारत द्वारा खनिज एवं धातुओं के आयात पर निर्भरता। तो कुल मिलाकर क्या है कि जिन धातुओं की स्थिति कमजोर है, मतलब हमारे यहाँ निक्षेप कम है, तो उसके लिए भारत आयात करता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण धातु भी है जो कि भारत में जिसके निक्षेप ना के बराबर है या नहीं है, पूर्णतः वो आयात पे है, निर्भर है, मतलब वो उसका सप्लाई चेन भारत के कंट्रोल में नहीं है। जैसे वर्तमान में जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहता है, ईवी इंडस्ट्री में बैटरीज के लिए यूज होने वाला लिथियम, इसमें भारत की स्थिति कमजोर स्थिति में है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो खनिज स्रोत है उसके बारे में ही ये आर्टिकल बातचीत करता है। तो यही बात ये इस रिपोर्ट में किया जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाना होगा, जिससे कि विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इसी के लिए रोड मैप भी है ये एक तरह से, मतलब विकसित 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण से, तभी जाकर देश जो है ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है देश में। खनिज एवं धातुओं की भारत की आत्मनिर्भरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे बॉक्साइट, क्रोमाइट, लॉयस, काइनाइट, चूना पत्थर, सिलिमनाइट जैसे प्रमुख औद्योगिक खनिज के मामले में बहुत हद तक स्थिति ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो निक्षेप है एक मात्रा में, कुछ मात्रा में हमारे देश में है, पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे जो जरूरत के लायक। जैसे क्रोमाइट उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब जो स्टेट है यहाँ पे ये पाए जाते हैं। बॉक्साइट की भी स्थिति उड़ीसा, ये सब जो स्टेट है महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे इसके निक्षेप पाए जाते हैं। लॉयस तो हम लोग देख ही सकते हैं, पूरा के पूरे दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग देख सकते हैं, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें महत्वपूर्ण निक्षेप इसके पाए जाते हैं। काइनाइट में भी ये स्थिति है।
और चूना पत्थर और सिलिमनाइट जैसे प्रमुख औद्योगिक खनिजों के मामले में बहुत हद तक आत्मनिर्भर है। हालांकि जैसे कि यहाँ पे मैग्नेसाइट, मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट जैसे कुछ खनिज जो हैं कि देश में उपलब्धता उसकी कम है और इसमें के लिए क्या पूरी तरह से आयात पर निर्भर करना पड़ता है। और लिथियम, कोबाल्ट और निकल में 100% कहां आयात पे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्या जो महत्वपूर्ण मिनरल हैं, खनिज हैं, आजकल क्रिटिकल मिनरल के रूप में पहचाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईवी इंडस्ट्री के रूप में उसमें बैटरी के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो अन्य इंडस्ट्री जैसे सेमी कंडक्टर वगैरह तो इससे संबंधित हैं ऐसे भावी इंडस्ट्री के विकास के लिए। और ये पूर्णतः क्या चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि चीन का इस तरह के मिनरल्स पे लगभग प्रभुत्व है, मतलब उसके यहाँ निक्षेप भी है बड़ी मात्रा में और दूसरा जो अन्य निक्षेप के भी स्थान है, मतलब पूरी दुनिया में और जगह जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल, लिथियम जैसे कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वहां पे उनके द्वारा जो उनकी नीति के द्वारा विदेश नीति के माध्यम से वहां पे उसके निक्षेप पे जो है उनका एक तरह से कब्जा है, आर्थिक रूप से उन्होंने बढ़त बनाकर रखी है अपने विदेश नीति के संबंधों के द्वारा। तो ये स्थिति जो है ना यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से इसमें। अब समस्या की चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये कि परिचालन में देरी। सबसे पहला तो यही है कि जो भी प्रोजेक्ट आए खनन के प्रोजेक्ट आए तो दो मुद्दा वहां पे है कि पर्यावरणीय क्लियरेंस और प्रोजेक्ट का प्रारंभ होना किसी भी मामले से, मतलब किसी भी कारण से, डॉक्यूमेंटेशन जैसा, मतलब ये जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, जैसे 2015 के बाद से नीलाम किए गए, मतलब जो खान नीलाम किए गए उसमें 486 खनिज ब्लॉक्स में केवल 63 ही परिचालित है, ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिससे अभी प्रोडक्शन लिया जा रहा है। और खनन परियोजना का परिचालन शुरू करने और खनिज उत्पादन प्रारंभ करने में, मतलब गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है इसे, 5 से 14 से अधिक वर्ष लगते हैं, 5 से 14.5 वर्ष का समय लगता है। तो कोई भी परियोजना यहाँ पे डिले होती है, जिस कारण से जो है जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कम है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की कमी, क्योंकि खनन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उपयुक्त मात्रा में खनन करने के लिए जो उपलब्ध रिसोर्स है, तो उसके लिए आवश्यक है कि एडवांस जो है टेक्नोलॉजी हो और साथ साथ क्या ऑटोमेशन, एआई की यूज में हम लोग खनन क्षेत्र में हम लोग अभी भी पीछे हैं, जबकि रूस, अमेरिका जैसे अन्य राष्ट्र जो है इसमें आगे हैं। इनका यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और जो खनन प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑटोमेटेड कर दिया गया है वहां पे, तो जिससे कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने में और किसी प्रकार की खनन से संबंधित दुर्घटनाओं को खत्म करने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनिज अन्वेषण से संबंधित बाधाएं, अभी तक हम लोग देखेंगे भारत की कि लगभग जो है 15% क्षेत्र का ही विस्तृत अध्ययन किया गया है। वो भी क्या कि वो भी जो ऊपरी सतही आधार पे, जो सतही क्षेत्रों में जो खनिज विद्यमान है हमारे जो भू क्षेत्रफल में, तो उसी का किया गया है। मतलब गहराई में जाकर, मतलब एक व्यापक खनन अन्वेषण कार्यक्रम की भी कमी है हमारे यहाँ, चुनौती है, जिस कारण से हमारे यहाँ जो पर्याप्त भंडार नहीं खोजे जा सके हैं डिफरेंट खनिजों में, प्राकृतिक संसाधन में। तो इस कारण से भी ये चुनौतियां हैं कि नए खनिज निक्षेप जो है खोजे जाने चाहिए, जिससे हम लोग भविष्य में उस पर काम कर सकते हैं। मुख्य सिफारिश क्या है कि अर्बन माइनिंग, यहाँ पे दो नए टर्म आएंगे, अर्बन माइनिंग एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में ये सामान्यतः ये शब्द सुनते हैं कि अर्बन माइनिंग मतलब क्या, वेस्ट जनरेट जहां भी हो रहा है, वेस्ट जनरेट कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है जिसमें मेटल का प्रयोग किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब में मेटल का प्रयोग किया, और डिफरेंट टाइप के मेटल। मोबाइल में तो आप देखोगे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस तरह के विभिन्न प्रकार के, और जैसे हमने बात की लिथियम बैटरी, इस तरह के भी जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और जब ये वेस्ट हो गया तो उस वेस्ट
का निस्तारण अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से वेस्ट क्या है, वो वेस्ट किसी काम का नहीं, किसी संसाधन। लेकिन यहीं पे वेस्ट निस्तारण में, वेस्ट मैनेजमेंट में एक नई संकल्पना ये विकसित हुई है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे कि वेस्ट को कम किया जाए। सबसे पहला मतलब हम लोग उपयोग ही इस तरह से करेंगे, अवेयरनेस ऐसे फैलाया जाए, उपयोग कि कम किया जाए, तो रिड्यूस किया जाए, यही है ना प्रिंसिपल, रिड्यूस किया जाए। दूसरा क्या किया जाए, अधिक से अधिक रीयूज, कि पहले वाला जो प्रोडक्ट था जो अब काम का नहीं रहा उसके कुछ हिस्सों को प्रयोग कर लिया जाए आगे निर्माण में। दूसरा, और तीसरा क्या है, रिसाइकिल। इन सब का प्रयोग जो है नई तरीके से, जो अर्बन सेक्टर है जहां पे इस तरह के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वहां से किया जा सकता है, फिर से जो है इस तरह के संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, खास करके जहां पे ई अपशिष्ट का कचरा जमा होता है, औद्योगिक स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आदि, ये सब, और इनसे जो है माइनिंग की जाए और इनसे ये बहुमूल्य धातुएं निकाली जाए। तो इससे क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी हम बढ़ावा देंगे। अर्बन माइनिंग इसी को बोला जाता है, क्योंकि अर्बन माइनिंग, अर्बन सेंटर जो नगर है हमारे, ई वेस्ट, औद्योगिक स्क्रैप आदि को पैदा करने का सबसे बड़े महत्वपूर्ण सेंटर हैं। तो क्यों ना उन्हें रिसाइकिल प्रोसेस से, ये पूरा इस तरह से प्रोसेस से उससे फिर से प्राप्त किया जाए और उसको यूज किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी और इसको भविष्य के रूप में अर्बन माइनिंग के तौर पे देखा जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, जो विभिन्न मंत्रालय, जो गेस्टेशन पीरियड बढ़ रहा है, मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है, सिंगल विंडो सिस्टम की कमी है हमारे यहाँ, तो जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय और डिफरेंट मंत्रालय में जो इस तरह की समस्याएं जो हैं, जो मुद्दे हैं, जिस कारण से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो इस तरह से जो है ना, एक क्या हुआ, अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनसे संबंधित मामले को देखे, सुनवाई करे और उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, खास करके अति महत्वपूर्ण मिनरल्स के केस में, जो कि जिसे कि देश को और देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। क्रिटिकल मिनरल्स, वो मतलब लाल फीताशाही या मंत्रालय जो कार्य कामकाज है, प्रक्रिया है, गत जो चीजें हैं उसमें ना फंसा रहे वो, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग, हाँ जाहिर सी बात है, जो हमारे पीएसयू काम कर रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे खनिज अनुसंधान में अगर तेजी लाना है तो प्रसंस्करण के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ये कौशल में सुधार, जाहिर सी बात है क्या कि जो स्किलिंग जो है करना होगा, क्योंकि कार्यबल भी हमें चाहिए बड़े पैमाने पे इस सेक्टर को, क्योंकि ये टेक्निकल सेक्टर है। तो इसलिए, और ये किसके द्वारा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा फंडिंग करके स्किलिंग के लिए इस प्रकार से प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए, जो कि ऑटोमेशन जैसी जो सुविधा के लिए पर्याप्त कार्यबल मुहैया करवा सके भविष्य में इंडस्ट्री को, खनन इंडस्ट्री को। नीतिगत कदम क्या है, खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया 15 से 23 में। क्या किया गया कि नए सुधार क्या किए गए, ई नीलामी पद्धति, बेसिकली एमएमडीआर जो है ना, ये जो कानून है, माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है, एक्ट खनन से संबंधित है, जो खनन के लिए जो ऑक्शन किया जाता है और जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसी से संबंधित है, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, तो उससे संबंधित ये नियम है। सामान्य भाषा में हम इसे समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को इसने क्या कर दिया, ई नीलामी पद्धति में शुरुआत कर दिया, तो पेपर को हटा दिया, पेपर वाले प्रोसेस को। तो ये समय बचा इससे और फास्ट हुआ सिस्टम। सभी नए खनन पट्टों में माइनिंग लीजेस के लिए 50 साल की एक समान पट्टा अवधि निर्धारित कर दी गई। तो कि एक बार प्रक्रिया करनी है, एक बार हो गई, 50 साल के लिए वो ये चीजें हो गई। 29 अति गहराई में स्थित व अति महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस। तो जो नए सेक्टर हैं, जो नए खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज, उनके लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण खनिज मिशन, डायरेक्ट इसके लिए हम लोगों ने मिशन ही प्रारंभ कर दिया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में ही शुरू किया गया है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 30 चिन्हित अति महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है, यही है। अब
उसके बाद क्या कि विदेश में खनिज ब्लॉक का अधिग्रहण, जैसे ये काबिल ये कंपनी है भारत सरकार की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इस तरह से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि विदेशों में जहां इस प्रकार के महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं वहां पे जाके टाई अप करके अपनी नीतिगत ये चीजों को लगा के और वहां पे वहां की कंपनियों से उस संसाधन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे कि यहाँ पे भारत के द्वारा ये अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया ऐसे खनिज संसाधन समृद्ध देशों में खनिज परिसंपत्तियों की खोज की जा रही है ज्वाइंट वेंचर के रूप में, इस तरह से। और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किसके द्वारा मिलकर बना है? नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। उसी तरह से अपतटीय खनन, वर्ष 2024 में सरकार निर्माण रेत सामग्री और बहुधात्विक ग्रंथि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की प्राप्ति हेतु 13 अपतटीय खनिज ब्लॉकों की पहचान की है। हमने सुना है कि हिंद महासागर क्षेत्र, यहीं पे आएगा हिंद महासागर क्षेत्र की भू राजनीति, हमने सुना है भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर की में उपस्थिति। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है खनन, और खनन किसका? खनन ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का, और जो हमने बात की थी अभी लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, ये सब इसी में आते हैं इसमें। और खासकर विशेष करके ये कहाँ पे, कौन सा स्थान है ये? जो पश्चिमी हिंद महासागर की ये क्षेत्र है, पश्चिमी हिंद महासागर ये क्षेत्र, वहां पे। तो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये। चलिए, इसके बाद जो आर्टिकल है वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित और समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित, मतलब बाल विवाह, बच्चों के भविष्य को लेकर है। और बाल विवाह के मामले में भारत का प्रदर्शन क्या है, भारत में क्या स्थिति है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या इसके लिए पहले की गई, यही सब बात हम लोग इसमें करेंगे। बेसिकली क्या है, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चालू किया गया, जो कि 1 वर्ष पूरा हो गया। और उसका उद्देश्य ही यही है कि सभी नागरिकों से बाल विवाह का सक्रिय रूप से विरोध करना। मतलब क्या? अवेयरनेस, जागरूकता फैले सभी नागरिकों में कि ये गलत है, अनइथिकल है, इल्लीगल है, क्योंकि इसके खिलाफ में कानून है। और ये पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के बीच का संयुक्त प्रयास है। तो इसीलिए ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और अब हम लोग अन्य पक्षों में बात करेंगे कि भारत की बाल विवाह के संदर्भ में क्या स्थिति है, भारत की बाल विवाह के संदर्भ में क्या स्थिति है, ठीक है। तो बाल विवाह का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। बाल विवाह मतलब बचपन में, यही है, बचपन में, मतलब वयस्क और अवयस्क की परिभाषा। और वयस्क और अवयस्क की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो क्या है? 18 वर्ष की एक सीमा तय की हुई है। मतलब 18 वर्ष से नीचे अल्पवयस्क और 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर वो वयस्क, जिन्हें मेजर बोलते हैं। और जो अल्पवयस्क हैं, अवयस्क जिसको बोला जाता है माइनॉरिटी, माइनर, नाबालिग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो यही है परिभाषा, इसकी समझ लेंगे कि वयस्कता प्राप्त करने से पहले किसी बालक या किशोर का विवाह करना है, यही है। और भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसकी बात हमने की 2006 के तहत, लड़कियों के लिए ये उम्र क्या है? 18 वर्ष, ये फिक्स्ड की हुई है। और लड़कों के लिए क्या है? ये 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना प्रतिबंधित है। तो मतलब कानूनी रूप से कितना प्रतिबंधित कर दिया गया? लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। ये 2 चीज है, अलग अलग ध्यान में रखेंगे। हमने 18 वर्ष किया, एक सामान्य प्रोविजन है। और उसके बाद क्या, विश्व में बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार, ये विश्व स्तर पे ये संस्था काम कर रही है, बाल अधिकार सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो उसमें 18 वर्ष फिक्स किया गया। तो इसी के आधार पे हम एक सामान्य तौर पे 18 वर्ष से तो नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का भी, ठीक है, क्लियर। कोई भी व्यक्ति बालक माना जाएगा, साथ ही इस आयु वर्ग में होने वाले विवाह को बाल विवाह माना जाएगा, मतलब इससे कम आयु वर्ग में। वर्तमान प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो डेटा कलेक्ट करती है, उसके अनुसार अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो 2005-6 में जहां 47.4% था, वहीं जो है 2015-16 में ये बढ़ के घट के जो है 26.8 हुआ है। और फिर 2019-21 में ये घट के 23.3। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, त्रिपुरा,
जैसे जो राज्य हैं वहां अभी भी ये मामले शीर्ष पे दिख रहे हैं, मतलब उसकी संख्या ठीक ठाक दिख रही है। तो ये अपने आप में एक जो है चौंकाने वाला तत्व है, जहां हम एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेक्टर में भी इतना विकास कर चुके हैं और देश में आर्थिक स्थिति भी इतनी बदल चुकी है, वहां भी अभी बाल विवाह हो रहे हैं। तो इसका एक कारण क्या है? तो कारण को समझना होगा। तो कारण भी एक कोई एक कारण नहीं हो सकता है, इसके डिफरेंट टाइप के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण है। तो सबसे पहले कारण देख लेंगे गरीबी। सबसे पहला तो यही है। गरीबी मतलब दोनों पक्ष, लड़के वाले और लड़की वाले, ठीक है? तो मैं देख लेता हूं लड़का पक्ष और ये गर्ल है, जिसका अब क्या है कि ये जो लड़के का पक्ष है वो समझता है कि वो उसके लिए एक इनकम का सोर्स है विवाह, और जब किसी लड़की से विवाह होगा उसे तो उनके इनकम के रूप में, दहेज के रूप में इनकम होगी। तो एक तरह से क्या है, वो कमाई का जरिया बना लिया है एक। और ये कहाँ से है? सामाजिक रूप से है ये पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक, क्योंकि वधू पक्ष को जो है ना, पुत्र पक्ष को जो है दहेज देना पड़ता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जस्ट इसी कारण से ये क्या समझेगा, ये इस पे क्या हुआ, इसके लिए आय का जरिया हो गया, क्योंकि क्या है, दहेज दिया जा रहा है। और दूसरा ये क्या है, इस पे क्या होगा, भार, एक बर्डन होगा, एक लाइबिलिटी के रूप में लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पुत्र जो है एसेट है और ये है गर्ल जो है लाइबिलिटी है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों स्तरों पे इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो दोनों तरह से भारतीय पितृसत्तात्मक समाज जो है ना, लड़कियों को आर्थिक बोझ के रूप में इसीलिए है। और यही पितृसत्ता जो है अल्टीमेटली ये घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी है। कुल मिलाकर क्या है कि इसीलिए जब वो खर्च करना ही है एक उम्र के पश्चात, और शिक्षित होने का भी कोई मतलब नहीं है, आज भी दहेज प्रथा चल रही है और लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो उसे शिक्षा में, उसके लिए उस शिक्षा पे किया जाने वाला व्यय जो है उसे उसमें कटौती की जाए। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा दहेज का इंतजाम करना है, तो इसलिए उस पे उसको घरेलू कामकाज में रखा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है एक गर्ल चाइल्ड को। तो ये समस्या है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं, कुछ समुदायों में क्या है, यौवन, प्यूबर्टी मतलब मासिक धर्म आने से पहले प्राप्त, मतलब 14 से 15 वर्ष यही उम्र है बायोलॉजिकली, प्राप्त करने से पहले लड़कियों का विवाह करना शुभ माना जाता है। तो ये दोनों रीजन भी, मतलब ये सांस्कृतिक रीजन है, कुछ रीजन में भी ऐसा है। तो ये जो है व्यापक रीजन है, जिस कारण से समाज में आज भी व्याप्त है। और सांस्कृतिक रीजन में हम यहाँ पे ये भी कर लेंगे कि कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, कुछ कम्युनिटी देश में, जो कि लड़कियों के विवाह को, मतलब उनमें मान्यता ही है कि कम उम्र में ही किया जाना चाहिए, मतलब सांस्कृतिक रूप से उनमें चला आ रहा है। तो वो अभी भी चला आ रहा है। मतलब क्या है, जागरूकता की कमी है बड़े पैमाने पे, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके द्वारा इस चीजों पे लगाम नहीं लगाया, नियंत्रण नहीं किया जा सक रहा है, ये मुद्दा है। तो प्रमुख कदम क्या है, विधिक। सबसे पहले तो वो निषेध अधिनियम जो है उसी को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और तो ये लागू किया गया। राज्यों द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी ये करता है, जो कि इसको ध्यान रखेगा। एक दूसरा, योजनाएं क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें पूरी तरह से वही जो भार वाली व्यवस्था थी, आर्थिक बोझ के रूप में दिखा जा रहा था, इसमें क्या बहुत सारे तरीके से क्या है, रिवार्ड किया जा रहा है आर्थिक। तो मतलब वो बोझ वाली स्थिति हम लोग खत्म करने का प्रयास है बेसिकली सरकार को, कि अगर लड़की अगर है घर में तो वो आर्थिक बोझ ना समझा जाए, बल्कि उसके लिए उस जो पैसा लाभार्थी के रूप में उसे देखा जाए। जमीनी पहल क्या है, सूरजपुर का छत्तीसगढ़ मॉडल, जहां के 75 पंचायतों ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो ये इस तरह के मॉडल को हम लोग फॉलो किया जा सकता है। वैश्विक प्रतिबद्धताएं क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन यूएनसीआरसी का भारत जो है हस्ताक्षर करता है, जो कि इस प्रकार के बाल अधिकार के मामले में जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 2030 तक क्या बाल विवाह, अब यही है कि 2030 तक टारगेट रखा गया, किसमें, एसडीजी में, एसडीजी गोल में 5 के अंतर्गत ये है कि टारगेट ये है कि 2030 तक बाल विवाह, कम उम्र में होने वाली विवाह और जबरन विवाह, फोर्सफुली,
3 चीज हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह को समाप्त करने के लिए, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 2030 तक। तो इसीलिए क्रूशियल है, जबकि अभी भी हमारे यहाँ कितना 20% से अधिक का आंकड़ा दिख रहा है, आंकड़ों में हो रहे हैं चीजें। इनको 2030 तक हमें कंट्रोल करना है अगर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है तो, क्योंकि इसमें यही टारगेट है। बाल विवाह के परिणाम क्यों इतना हम लोग इसे गंभीर माना जा रहा है या माना जाता है, और सरकार के द्वारा इस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कारण इसके भी जो है ना व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस तरह से लोग व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है कहीं ना कहीं बाधित होता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से अगर प्रौढ़ावस्था मतलब एक उम्र से पहले अगर विवाह होता है और उसके उपरांत यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं, या वो प्रेगनेंसी की तौर पे अगर जाती है बच्ची, तो उसमें जो है उसके शरीर में जो होने वाले बदलाव हैं उस कारण से उसके स्वास्थ्य पे दूरगामी प्रभाव, दुष्परिणाम हो सकते हैं। और जिसके कारण से होने वाले जो मातृत्व मृत्यु दर है वो भी भारत में एक बड़ा कारण ये भी है कि कम उम्र में, जिसमें उस समय जो है ना इस चीज को झेलने के लिए उसका बॉडी प्रिपेयर नहीं होता। तो ये भी चीजें बाल्यावस्था में यौन गतिविधि से होने वाले, ठीक। विकासात्मक बेसिकली वही है कि जो आवश्यकता है उम्र के साथ, वो उम्र के साथ ही प्राकृतिक रूप से पूरी की जानी चाहिए या किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि विकासात्मक दृष्टिकोण से मतलब क्या है, जो जब शिक्षा पाने का उम्र था और जो स्किल पाने की उम्र थी, उसमें क्या विवाह, और इसमें लड़के और लड़की दोनों के इसमें, तो उसमें क्या है वो उस प्रक्रिया से थोड़ा कहीं ना कहीं हट जाती है चीजें, और जिस कारण से ये प्रक्रिया बाधित होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी देखिए, जहां तक माइनॉरिटी की बात है, अल्पसंख्यक अल्पवयस्कता की बात है, नाबालिग होने की बात है, तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उतनी परिपक्व नहीं माना गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे एक उम्र सीमा को तय किया गया है। इस उम्र सीमा के बाद ही जो बच्चे हैं वो मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे भी उसे जो है ना कहीं बोझ मिलेगा, पारिवारिक जिम्मेदारी, और जो कि उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगी। सामाजिक रूप से जो विधवा होने या परित्याग का जोखिम, मतलब विवाह में अगर कुछ विच्छेद हो गया या पति की मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, एक्सीडेंटल दुर्घटनावश, किसी रोग से, किसी एक्सीडेंट से, तो विधवा होने का, जिससे क्या फिर से वही आर्थिक और सामाजिक चुनौती। तो और चूंकि पितृसत्तात्मक समाज है तो इसमें चिंता का विषय क्या है, महिला पे ज्यादा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन महिला पे ज्यादा, ये संदर्भ जो है महिला के लिए ज्यादा इसमें है, जो लड़की है। तो वो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, सुभेद्य स्थिति में, वल्नरेबल स्थिति में है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, और यही अंत में आनंद में बचपन के अधिकार से वंचित कहीं ना कहीं इस आधार पे हम उसे कर रहे हैं, अगर विवाह जैसी संस्था के अंतर्गत उसे धकेला जा रहा है तो इसीलिए कुल मिलाकर क्या ये एक व्यापक समस्या है, गंभीर समस्या है, जो कि व्यक्तित्व के विकास को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, देश की अवसंरचना परिवहन क्षेत्र से संबंधित, क्या है कि भारत में जहाज निर्माण से संबंधित जो क्षेत्रक है उसमें विकास के लक्षण दिख रहे हैं, मतलब विकास उसमें इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है। विभिन्न प्रकार के पहल, जो सरकारी पहल किए जा रहे हैं देश में और किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसे अवसंरचना क्षेत्र के रूप में माना जाता है इसे, और इसको बोला भी जाता है कि ये बहुत सारे जो क्षेत्रक हैं उनके लिए ये प्रेरक के रूप में काम करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जहाज निर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राष्ट्र को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने निर्यात आयात को बढ़ाना है, उसमें भूमिका बढ़ानी है, तो उसके यहाँ जहाज निर्माण की पद्धति और जहाज निर्माण क्षेत्र को विकास किया जाना चाहिए। जितने भी विकसित राष्ट्र है इसमें भूमिका हम लोग देख सकते हैं। दूसरा कि जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इस तरह के जो क्षेत्रक हैं उसके दृष्टिकोण, क्यों? क्योंकि
माल को लाने और ले जाने की में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, अभी भी आज के भी समय में किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री मार्ग। और समुद्री मार्ग के लिए आवश्यक क्या है? जहाज निर्माण क्षेत्र का मजबूत होना, सशक्त होना। तो यही है कि भारत में पोत निर्माण क्षेत्र का जो पुनरुत्थान हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? सामरिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, आर्थिक भी, सामरिक भी। जैसे हमने देखा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और भूमिका काफी तय करेगी भारत को विकसित राष्ट्र बनने में। ये हमने देखा खनिज के खनन के लिए, तो वहां का आवश्यक है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारी मजबूत हो। एक दूसरा, रणनीतिक दृष्टिकोण से हमारी उपस्थिति बनाने के लिए, सैन्य दृष्टिकोण से हमारी उपस्थिति बनाने के लिए हमारे पास ऐसा सेक्टर होना चाहिए। उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उपलब्धि हासिल करने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। तो यही है कि पोत निर्माण इंडस्ट्री को इसलिए क्या बोला जाता है? भारी इंजीनियरिंग की जननी बोला जाता है कि देश में भारी इंजीनियरिंग सेक्टर का विकास अगर करना है तो इस सेक्टर को मजबूत बना कर रखना होगा। और यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वायत्तता, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की निरंतरता को ये बढ़ावा देता है ये सेक्टर। पोत निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में क्या है कि भारत में पोत निर्माण उद्योग का वैश्विक पोत परिवहन बाजार में बहुत ही कम हिस्सेदारी 1% से भी कम है। चीन विश्व में सर्वाधिक पोत निर्माण क्षमता, अब देख लिए हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो आज महत्वपूर्ण विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचने के लिए तैयार है। मतलब बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो अमेरिका के बाद आज चीन काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है और एक चैलेंजर के रूप में है, और भारत के लिए भी है, खास करके हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए चीन की स्थिति काफी मजबूत है, सर्वाधिक पोत निर्माण क्षमता वाला देश है। इसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान है। सब जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र हैं। भारत का लगभग 92% व्यापार विदेशी स्वामित्व वाले पोत से होता है। मतलब हमारे पास अपने पोत, क्योंकि पोत निर्माण की व्यवस्था हमारी सही नहीं है, इसके लिए भारत प्रतिवर्ष लगभग 75 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाता है। मतलब जो बाहर चला जाए, क्योंकि विदेशी पोत से माल का आवाजाही हो रहा, लाया भी जा रहा है और भेजा भी जा रहा है। और ये सारा पैसा जो परिवहन कॉस्ट जो लगेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ये पैसा बाहर की कंपनियों को जा रहा है। अगर ये चीजें यहीं पे होती तो यहाँ देश में ये पैसा आता है। अब देखो देश में क्या है, कोचिन शिपयार्ड भारत ने पोत निर्माण मरम्मत की सबसे अधिक क्षमता वाला शिपयार्ड है। तो देश में ये कंपनी है महत्वपूर्ण। चुनौतियां क्या है? उच्च पूंजी लागत, क्योंकि ये हाई इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बड़ी पूंजी लागत लगती है। और इस कारण से क्या है कि पोत निर्माण के लिए उच्च ब्याज दर पर वित्त पोषण प्राप्त होता है। तो मतलब इसके सब्सिडाइज करने की आवश्यकता है, मतलब जो कि यहाँ पर जिसमें की चुनौती आ रही। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है इस सेक्टर में। क्यों इंटरेस्ट अधिक लगता है? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, उच्च निवेश जोखिमपूर्ण हो जाता है और इससे शिपयार्ड अपनी क्षमता का विस्तार नहीं कर पाते। एक आयात पर निर्भरता, पूरी तरह से हम लोग आयात पर निर्भर हैं, क्योंकि पोत निर्माण के लिए आवश्यक कई अत्याधुनिक सामग्री और उपकरण, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही डेवलप नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाया। जो भी चीजें पुरानी है, चली आ रही है, तो हमें कुछ भी नया करना है तो बाहर से आयात करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चैलेंजेस है। उसके बाद क्या? कम उत्पादकता। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री में ये इतने सारी चुनौतियां हैं तो उत्पादकता हमारा कम है। चीन की तुलना में भारतीय शिपयार्डों की उत्पादकता कम है। इनकी वजहों में शामिल है पुरानी तकनीक का उपयोग, निर्माण में अधिक समय लगना, कई निर्माण सामग्रियों के समय पर आपूर्ति अवरोध उत्पन्न हो जाना। तो कुल मिलाकर क्या? सप्लाई चेन का मुद्दा है, जो उत्पादन से जुड़े हुए जो बेसिक मुद्दे, जो स्ट्रक्चरल इशू है, जो क्षेत्र की कमियों को दिखाता है, वो समस्या है, फंडिंग की समस्या है। तो एक व्यापक मुद्दा है, चुनौती हमारे सामने है इस सेक्टर को के लिए। अब यहाँ पे देखिए और भी अन्य चुनौतियां हैं कुछ, क्या कि उच्च ये शायद रिपीट हो गया है, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। आगे की राह यहाँ पे देखते हैं क्या है कि वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक सामुद्रिक शक्ति और पोत निर्माण केंद्र बनाने के लिए भारत के पोत निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि हमने देखा ही, तो बेसिकली क्या, आर्थिक, सामरिक, हर दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। सामरिक, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, सबको बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत को 2047 तक अगर विकसित अर्थव्यवस्था में जाना है तो ये इस सेक्टर का विकास अनिवार्य है।
पोत निर्माण के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल क्या है? वित्तीय सहायता। सबसे पहले फंडिंग की समस्या को दूर करना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना, समुद्री विकास निधि का गठन जैसे कदम उठाए गए हैं देश में। सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र द्वारा खरीद में प्राथमिकता, जो मेक इन इंडिया आदेश है 2017, उसके द्वारा ये फिक्स किया गया है कि जो भारतीय शिपयार्ड है, मतलब 200 करोड़ तक के जो जहाज पोत हैं यहीं से किए जाएंगे, जिससे कि ये इंडस्ट्री लाभान्वित हो। जो भारतीय शिपयार्ड है भारत से ही खरीदे जाएंगे और इसी कंपनी से। अवसंरचना का दर्जा, तो बेसिकली इस इंडस्ट्री को, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इस इंडस्ट्री को अवसंरचना का दर्जा दे दिया गया है। और इस कारण से क्या है कि इसमें मतलब जो इसमें मिलने वाला जो ब्याज है उसको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अवसंरचना का मतलब क्या है? सिंपल, कि उसी पे सारे अन्य उद्योगों के विकास जो है निहित होते हैं, तो इसलिए उस सेक्टर में दिया जाने वाला पैसा कम ब्याज पे दिया जाता है। तो यही है कि हम लोग सब्सिडाइज करने की बजाय इस व्यवस्था को इस प्रकार से चलाएंगे तो जिससे उसको अधिक से अधिक फंड, दीर्घकालीन ब्याज मिल पाएगा, वित्त पोषण हो पाएगा। हरित नौका दिशा निर्देश, मतलब ग्रीन इनिशिएटिव भी, जैसे कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये टग क्या होता है? छोटे वाले जहाज जो होते हैं, हमने जो देखा है पोर्ट्स पे, जो कि वो बड़े जहाजों को खींचते हैं, खींचने के लिए यूज होता है। तो वो जो ग्रीन टग इसी को बोला जाता है। तो ये जो खींचते हैं, इसमें भी क्या, पहले डीजल और पेट्रोल जो नॉर्मल सामान्य ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, वही यूज होता था। लेकिन अब क्या है कि जब इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, तो क्या हम लोग यहाँ पे इसे सोलर से नहीं चला सकते, बैटरी से नहीं चला सकते, मतलब ईवी से नहीं चला सकते हैं? चलाया जा सकता है। इतने इंजन का तो विकास किया ही जा सका है। तो इससे क्या है कि जो पोर्ट अथॉरिटी है, जो पोर्ट एरिया है, उसे ग्रीन बनाया जा सकता है। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव को भी किया जा रहा है घरेलू स्तर पे। पोत निर्माण विकास योजना, इसके तहत ग्रीन फील्ड संकुल, पूरा का पूरा क्लस्टर क्या है विकास करना है ग्रीन फील्ड रूप में, जिससे इन्वेस्टमेंट भी होगा, आकर्षित किया जा सकेगा। और अन्य पहले पोत परिवहन क्षेत्र के लिए मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047, तो भारत सरकार का इंपॉर्टेंट विजन में से, जो कि पूरा का पूरा हम लोग जो सागरीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र के दोहन के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बदलने के लिए इसे अलाइन करता है ये। चलिए अंत में अरावली के संरक्षण और अरावली के अस्तित्व से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी हमारे सामने अभी चर्चा में है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अरावली की नई परिभाषा, ये चर्चा में हाल फिलहाल का। तो इसलिए ये जो टॉपिक है किससे संबंधित है? जीएस पेपर 2 और 3 एक तरह से। आप जीएस पेपर 1 भी बोल सकते हो, क्योंकि अरावली भूगोल का हिस्सा है, तो जीएस पेपर 1 भी शुरुआत कर सकते हैं कि भारत के भूगोल से संबंधित, क्योंकि ये चीजें आएंगी चर्चा में कि अरावली क्यों महत्वपूर्ण है। तो वो चीजें हम लोग भूगोल से ही समझ सकते हैं, भारत के भूगोल से। तो चलिए पहले तो इस मुद्दे को समझ लेते हैं कि अरावली की परिभाषा का क्या मुद्दा है और ये पर्यावरण संरक्षण और गवर्नेंस से कैसे जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस बेसिकली ये पर्यावरण गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा। अरावली क्या है? एक पर्वतमाला, एक पुरानी पर्वतमाला के साथ साथ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी निर्मित करता है। इकोसिस्टम का मतलब क्या कि जहां पे पर्वतीय इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम और वन के साथ संलग्न जो ढाल वाली सीमा है और जो उससे संलग्न जो मैदानी क्षेत्र है, उसे भी निर्मित करता है। और इसी प्रकार से जो अरावली तंत्र है एक वाटर सेट का भी निर्माण करता है, मतलब वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, उसके पूरब में, पश्चिम में भी। और बड़े व्यापक पैमाने पे उसकी भूमिका है भारत के जलवायु स्वरूप में, जहां मानसून पवनों के लिए कि उत्तर भारत की तरफ जो दिशा है मानसून पवनों की, उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो मानसून अरब सागर की शाखा आती है उसे वो डायरेक्ट करके किधर ले जाती है, वो उसे सीधे हिमालय की तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि अवरोध का काम करती है। वहीं जो राजस्थान पश्चिम दिशा से आने वाली जो रेत और धूल भरी जो आंधी से युक्त जो पवने हैं, उसके लिए भी अवरोध का काम करती है, जिससे शेष दिल्ली एनसीआर और शेष उत्तर भारत जो है बच जाता है। तो इस प्रकार के विभिन्न जो भूमिका है अरावली की। और यहीं पे साथ साथ हम लोग ये भी जिक्र कर सकते हैं कि जो आसपास का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में काम करता है और वन क्षेत्र भी है महत्वपूर्ण रूप से,
तो ये जल चक्र को भी प्रभावित करने का काम करता है, मतलब आसपास की वर्षा को प्रभावित करने का काम करता है, तो इसलिए इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी भूमिका को देखते हुए 2024 में इसे खनन जैसी गतिविधियों से बचाने के लिए, क्योंकि खनन का इस पे प्रभाव पूरी तरह से हो रहा था, तो इसलिए खनन जैसी गतिविधियों को बचाने के लिए न्यायालय के द्वारा एक टीएन गोदावरन का मामला आया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई कि आप एक एम्पावर्ड कमिटी बनाएं, सरकार के द्वारा बनाई जाए और जांच की जाए कि अरावली के साथ जो खनन गतिविधियां हैं कहाँ तक संगति रखती है, और जो इसकी जो भूमिका है, जो इकोसिस्टम के लिए जो भूमिका है, कहाँ तक इससे संगति रखती है और कहाँ तक इसे अलाउ किया जाना चाहिए। तो बेसिकली उसी से मुद्दा था, और उसी एम्पावर्ड कमिटी में कुछ परिभाषा दी गई और जिसे कि अब मान लिया गया है, इसलिए अभी ये मुद्दा बना हुआ है। 100 मीटर का जो एक हाइट का जो मुद्दा है वो अभी है, तो हम लोग देखते हैं कि करके क्या है। तो उसी विवाद के कारण अभी कुछ आलोचकों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा अगर इसे, मतलब ये न्यायालय के द्वारा ये नई परिभाषा के अनुसार अगर मान लिया जाए तो लगभग पूरी अरावली जो है, मतलब अरावली का एक बड़ा हिस्सा जो है कहीं ना कहीं खनन क्षेत्र के अंतर्गत अलाउ कर दिया जा सकता है। मतलब वो एक अपना ऐसा ऑब्जेक्शन या एक भय दिखा रहे हैं, तो संभावना जता रहे हैं कि ऐसा इस परिभाषा में ऐसी विसंगतियां या इसके लूप होल्स खोजे जा सकते हैं। उसी के आधार पे इसी जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा, जो अरावली का महत्व है, जिसको न्यायालय के द्वारा एड्रेस किया गया, एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई, उस पर एक परिभाषा दी गई और फिर से उस परिभाषा के बारे में बात की जा रही है। तो उस परिभाषा के जो पक्ष हैं और विपक्ष हैं उसी को लेकर ये आर्टिकल है। वो आर्टिकल ये सबसे पहले शुरुआत, तो इसीलिए इस पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा अभी कहा गया कि नहीं, अरावली की नई परिभाषा उसके 90% से अधिक क्षेत्र के संरक्षण में सहायक सिद्ध होगी। मतलब उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो नई परिभाषा है उसके 90%, 10% में खनन गतिविधियां भी आवश्यक है, क्योंकि अरावली महत्वपूर्ण रूप से कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का स्रोत भी है। तो इसीलिए ये है। तो तब बेसिकली हुआ यही कि उच्चतम न्यायालय, यही केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त क्या, यही विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। एक समान परिभाषा मतलब पूरी अरावली पहाड़ी के लिए एक समान परिभाषा, मतलब इसमें और उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह परिभाषा भू परिदृश्य स्तर पर संरक्षण प्रदान करती है। इसमें अरावली को अलग अलग पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर भूगर्भीय कटक के रूप में माना गया है। मतलब जो दिल्ली से गुजरात तक जो ऐसे है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो यहां से लेकर यहां तक, जो गुजरात से दिल्ली तक की स्थिति है, हर जगह हाइट इसकी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत ही क्या ये प्राचीन बलित पर्वत है। क्या है? प्राचीन बलित पर्वत। और ये घिसकर इतना छोटा, घिसकर कहीं कहीं प्राचीन बलित पर्वत, हिमालय भी बलित पर्वत है, ध्यान रहे। तो हिमालय में क्या लिखते हैं? नवीन बलित पर्वत है वो, ये लेकिन प्राचीन बलित है। लेकिन ये घिसकर इतना ये घिस चुका है, तो इसे क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पर्वत, मतलब अपशिष्ट बचे हैं, रेलिक्ट माउंटेन। तो अगर एक समान परिभाषा हो जाए तो इस अरावली का अधिकतर हिस्सा इस 100 मीटर के दायरे से नीचे आ जाए। मुद्दा यही है, और इस कारण से ये आलोचक जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं इस निर्णय की, और इसीलिए ये मुद्दा आज चर्चा में है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया हम लोगों ने। विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? सिफारिश ये है कि परिचालन संबंधी परिभाषाएं, एक परिभाषा तय होनी चाहिए कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखला, दो टर्म है यहाँ पे, अरावली हिल्स, पहाड़ी हिल्स, और रेंज, श्रृंखलाएं। तो ये हमने भूगोल में भी पढ़ा है। हिल्स, माउंटेन, ये सब की कोई कहीं बुक में लिखी हुई परिभाषा नहीं दी गई है। संभवतः मतलब कुछ हिल्स को जो है ना, जो 1000 मीटर से नीचे भी हैं, उन्हें भी पर्वत बोल दिया जाता है कहीं, और कोई इससे कम भी उसे पर्वत बोला जाता है। तो मतलब ये परिभाषा मिली हुई है। तो सामान्यतः एक ही परिभाषा होती है पर्वत की, जो उसका नुकीला शिखर, ये चीज, और अपने आसपास के स्थान पे पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए। ये मतलब ऐसा ये डेफिनेशन है नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है ये।
तो अरावली पहाड़ियां और श्रृंखला में क्या है कि जहां पे पहाड़ियां एक ही पहाड़ियां जो पैरेलली ऐसे हैं, जैसे हिमालय रेंजेस बोला जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, अरावली पहाड़ी और श्रृंखला। तो अरावली पहाड़ियों को परिभाषा दी गई है कि जहां उनकी हाइट कितनी है होगी 100 मीटर या उससे अधिक होगी स्थानीय धरातल से, मतलब ये जो स्थानीय धरातल है उससे 100 मीटर, ठीक है, या उससे अधिक। अरावली श्रृंखला क्या है, जहां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित दो या दो से अधिक अरावली पहाड़, मतलब ऐसे कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, और इसके बीच का दूरी कितनी होगी 500 मीटर। तो तभी इसे मान लिया जाए कि ये अरावली का ही पार्ट है ये रेंज, ठीक है। तो जो भी संरक्षण कार्य किए जाएंगे या जो रूल रेगुलेशंस हैं माइनिंग के विरुद्ध वो लागू हो जाएगा, ठीक है। इसे अरावली माना जाएगा और उसे लागू होगा। एक सबसे बड़ी बात जिसपे केंद्र सरकार जिसके कारण से बोल रही है, समझने की जरूरत है। यहाँ पे इससे पहले ही जो बनाया गया कि जो कोर और अलंघनीय क्षेत्र सुरक्षा जो पहाड़ी है उसका एक कोर बनाया गया कि इसके आसपास एक ऐसा एरिया बनाया जाए जिसमें खनन नहीं की जा सकती। इसका मतलब यही है कि संरक्षित क्षेत्रों, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, आर्द्रभूमि और प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण कोष वृक्षारोपण स्थलों में खनन पे पूर्ण प्रतिबंध होगा। तो इसके आसपास जो हमने बताया कि जो भी टाइगर रिजर्व है आसपास, जो भी इस तरह के जो संवेदनशील जो संरक्षित क्षेत्र हैं ESZ जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, आर्द्रभूमि है, उसके बाद कैंपा जो निधि है जहां पे प्रतिपूरक वन अधिनियम के अंतर्गत जो लेवी ली जाती है और जो फंड बनता है उसके तहत जो वनीकरण किया जाता है, वैसे प्रोजेक्ट जो है उन सबको टच नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे खनन नहीं किया जा सकता है। तो सरकार का इन्हीं जो प्रावधान है, जो ये परिभाषा दी गई है कमेटी के द्वारा, उसी के आधार पर सरकार का ये कहना है मूलतः। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश थे क्या? है ये कि सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना सस्टेनेबल, ठीक है, टिकाऊ की जानी चाहिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करेगा, ठीक है, कि कहां किया जा सकता है, कहां नहीं किया जा सकता है और किस प्रकार से किया जाने वाला जो है सतत होगा और जो अरावली के पर्यावरणीय और भौगोलिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। नए खनन पट्टे पर रोक है, ये व्यवस्था दी गई थी कि जो नया कुछ भी इशू नहीं किया जाएगा, जो पुराने हैं उस पर बातचीत होगी। जब तक झारखंड के सारंडा वन के लिए MPSM की तर्ज पर ICFRI द्वारा अरावली के लिए भी MPSM तैयार नहीं करी जाती, तब तक नए खनन पट्टों पर रोक लगी रहेगी। तो यहाँ पे एक और स्थान आ गया झारखंड का सारंडा, इसे भी हाल फिलहाल में अभी दिया गया, ध्यान में रहे इसकी कि सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना वहां तैयार कर ली गई। कहां पे होगा नहीं होगा वो भी ऐसे ही एक प्राचीन क्षेत्र है जो वन क्षेत्र है, सारंडा वन क्षेत्र है और किसी जमाने में प्रभावित नक्सल गतिविधियों से भी प्रभावित क्षेत्र था, तो उसे भी दिया गया, घना जंगल वाला क्षेत्र है वो। अब अरावली के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर हम लोग समझ लें, इसका जो भौगोलिक पक्ष है तभी हम लोग इस इशू को समझ सकते हैं कि अरावली क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैप पे देख लेंगे अरावली की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक ऊपरी जो हिस्सा है लगभग घिस चुका है, जो थोड़ी बहुत हाइट बची है नीचे में ही आप देखोगे जो हाइट है इसकी, गुरु शिखर वगैरह जो है, जो इसकी उच्च चोटी है वो नीचे में दक्षिणी अरावली में ही है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जैसा बताया गया, और एज अगर बोला जाएगा कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा ज्योग्राफिकल साइट अगर टाइम स्केल पे देखा जाएगा, और इसका विस्तार क्या 800 किलोमीटर के लगभग गुजरात राजस्थान दिल्ली हरियाणा तक विस्तारित है। और ऊंची चोटी मैंने बता दिया गुरु शिखर माउंट आबू जो कि दक्षिणी अरावली में है। तो इसीलिए हम लोग इसे देख सकते हैं इस मैप से ही कि जब ये यहाँ से ये जो पवने जाती हैं तो यहाँ से ये पवने इसको डायरेक्ट ये अवरोध करता है और ये जाता है यहाँ पे पंजाब हिमाचल, ये इन हिल्स पे इस हिमालय क्षेत्र में। अगर ये नहीं होता तो शायद ये पवने इधर डिविएट हो सकती थी। तो ये भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये इधर से आने वाली जो पवने हैं, जो धूल भरी पवने हैं, उन्हें रोकता है। किस पे? ये
दिल्ली, एनसीआर और अन्य उत्तर भारत के इस क्षेत्र को। तो अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ये इसी प्रकार से इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो इसीलिए कि धूल भरी पवनों को रोकता है, तो मरुस्थलीकरण से रोकथाम है, या थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में बाधक का कार्य करता है। एक उप हिमालयी नदियों का पोषण, क्योंकि वो वर्षा वाली जैसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस वगैरह ये चीजें जो है ना मानसून के बादलों को, और उसके बाद सबको जो है मानसून के पवनों को कहाँ ऊपर तक जो है निर्देशित करता है। तो ये चीजें जो है ना, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे भी चीजें आती हैं तो उसे रोकता है। मतलब वो तो डायरेक्ट हिट करती है ऊपर में, लेकिन उस तरह की जो भी पवने हैं जो कि नमी से लदी हुई है, जो भी गतिविधियां हैं उन सबको यहीं पे रोक के वर्षा करता है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या, जल चक्र के भी यहाँ पे यहीं पे लिख लेंगे, जल चक्र के लिए भी, स्थानीय जल चक्र के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या, उप हिमालयी नदियों का पोषण भी करता है। तो वर्षा अगर होगी हिमालय क्षेत्र में, तो जो वर्षा का जल होगा वो कहाँ जाएगा, नदियों में, और नदियों के साथ साथ झील, तालाब आदि में भी। ठीक। दिल्ली की वायु स्वच्छ रखती है, यही कारण है कि धूल का आना कम हो गया। धूल का आना कम हो गया, मरुस्थलीय पवनें जो नहीं आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर ऐसे ही कटोरे के रूप में है, एक हमने देखा है, ऊपर हिमालय और इधर ये, इसी कारण से ब्लॉक है ये। तो ब्लॉक है, जहां ये निगेटिव है इसके लिए, वहां पॉजिटिव भी है। आर्थिक क्या है, बहुत सारे खनिजों से समृद्ध है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा, जस्ता आदि, और जिनका खनन व उत्खनन किया जाता है। इसके खास उसके साथ साथ पेबल और बजरी भी, जो कि सड़क निर्माण कार्य या अन्य जो इंडस्ट्री है उनमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज वगैरह में। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण पहलें क्या है कि मातृ वन पहल, यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम, ये काफी पॉपुलर प्रसिद्ध हुआ है कार्यक्रम हाल फिलहाल में, जिस कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ के शहरी वन विकसित करना। एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये 4 राज्यों में अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र का हरा भरा बनाना। तो यही चीज जो है, इस चीज को जैसे संरक्षित क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे थे, उसको टच नहीं किया जाएगा। तो अगर इस प्रकार की चीजें, योजनाएं अगर यहाँ पे जमीन पे लाई जाती हैं सरकार के द्वारा भी, तो क्या है, एक बड़ा एरिया, मतलब उसको एक सीमांकन कर दिया जाए कि जो उसके बाहर से अरावली ही खनन प्रकार की गतिविधियां, खनन या उससे संबंधित कोई भी गतिविधि किया जा सके, जिससे कि अरावली को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। एमसी मेहता, जिस तरह से हमने टीएन गोदावरम का बात अभी हमने की थी शुरुआत में, इस टॉपिक की शुरुआत में, उसी तरह से एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो मामला है, सर्वोच्च न्यायालय का ही मामला है, ये निर्णय दिया गया था, जो कि पर्यावरणीय गवर्नेंस के लिए, देश के पर्यावरणीय गवर्नेंस, ये ध्यान रहे, देश के पर्यावरणीय गवर्नेंस के विकास में एक तरह से ये फाउंडेशन स्टोन के रूप में काम करता है, मतलब आधारभूत के रूप में काम करता है। इसी न्यायालय के निर्णय में ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण क्षेत्र में खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित और निषिद्ध कर दिया गया। इसमें बहुत सारे मामले लिए गए थे, और जो पर्यावरण के संरक्षण को बाधित करने वाली जो गतिविधियां थी, उनको क्वेश्चन में रखा गया था कि किसी भी इकोसिस्टम को अगर किसी भी विकासात्मक गतिविधि के द्वारा क्या है, उन्हें खतरा है, तो उस पर क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार से प्रशासन को या सरकारों को रिएक्ट किया जाना चाहिए, इसी मामले में आधार मिला। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्यावरणीय गवर्नेंस के दृष्टिकोण से भारत में एक तरह से शुरुआती जो प्रक्रिया है और आधार का काम करता है ये एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं। जो पहला शॉर्ट न्यूज है हमारा, वो है डार्क स्टोर्स। तो हमने सुना ही है, आजकल जल्दी से डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है काफी पॉपुलर हो गया है, और उसके लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण संस्थान होता है डार्क स्टोर, जो हमारे आसपास क्या चीजों को स्टोर करने के लिए कंपनियों के द्वारा, इस प्रकार की जो कंपनियां जो सेवाएं देती है क्विक डिलीवरी का, उसको स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग लेती हैं या गोडाउन
उसी को डार्क स्टोर बोला जाता है। तो इसमें हुआ क्या है कि हालिया वृद्धि हुई है, जो कि क्विक कॉमर्स बाजार में बढ़ते रुझान को दर्शाता है। यही चीजें हैं और ये छोटे शहरों में भी देखा जाए, टियर 2, टियर 3 में भी डार्क स्टोर की संख्या बढ़ रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है। तो इसी के बारे में हमने बात किया कि सामान्य रिटेल स्टोर की तरह स्टॉक किया जाता है यहाँ पे, और वो क्या, उसी क्विक कॉमर्स के लिए वो सामान प्रोवाइड करवाया जाता है कि जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जा सके। इसमें क्या बेसिकली टेक्नोलॉजी का रोल काफी महत्वपूर्ण है। ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित ऑर्डर विवरण प्रदान करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इस विवरण को तेजी से वेयर हाउस स्टाफ और डिलीवरी कर्मियों तक पहुंचा देता है। इससे त्वरित एवं कुशल डिलीवरी सुनिश्चित हो पाती है। मतलब डेटा का रोल भी काफी इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में दिख रही है। चलिए, जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये किससे संबंधित है? ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्तर पे भी लेन देन से संबंधित है। इसमें हुआ ही ये है कि जिसमें पिछले 4 वर्षों में स्क्रैप, कबाड़, ई अपशिष्ट, पुराने वाहनों जैसी परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से 2200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। है क्या कि संस्था बेसिकली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित किया गया। यह एक सेक्शन 8 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आती है, और शुरुआत क्या किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्य क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद। तो मतलब देश में जो ऑनलाइन खरीद का मामला है उसे खरीदने के लिए ये काम करता है, और सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना, जिससे कि लीकेज कम हो जाए और प्रक्रिया जल्दी हो। क्योंकि सरकारी स्तर पे ये मुद्दा ही यही था कि टाइम लगता था जो कोई भी सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए, अगर उसको ऑनलाइन, और उसमें भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की भी कमी थी। तो जिस कारण से जो है ना, अगर ऑनलाइन कर दिया गया इस प्रकार की खरीदारी, तो इसमें पैसे की बचत भी हो सकती है, लीकेज कम हो सकता है, समय कम हो सकता है। ठीक है। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण एफएसएसआई किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान से, रेस्टोरेंट हो, मिठाई की दुकान हो या राशन, मतलब खाने से संबंधित कोई भी जो जो दुकान या व्यवसाय हो, वहां पे इस प्रकार के लाइसेंस लगा हुआ हमने देखा है। तो उसी के बारे में क्या है कि अभी एक दावा पेश किया जा रहा था कि इसमें अंडों में कैंसरकारी तत्व है, जिससे कि एफएसएसआई में ने जो है खारिज कर दिया गया है, खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर क्या, जो खाद्य पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, उसके सुरक्षा और मानक से संबंधित कार्य ये संस्था करती है। तो किसके द्वारा, किसके अंतर्गत होगा ये? भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। स्थापना कब की गई? खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 के तहत। अधिदेश क्या है? विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना सबसे पहला। उसके बाद साथ ही खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके, मतलब कंज्यूमर के राइट्स को सुनिश्चित किया जा सके और उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े उस प्रोडक्ट को खाने से, लेने से। प्रमुख पहल क्या है? ईट राइट इंडिया अभियान। शासी संरचना की इसमें क्या है कि इसमें एक खाद्य प्राधिकरण शामिल है, जिससे एक अध्यक्ष और 22 सदस्य शामिल होते हैं। इन सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। घोस्ट पेयरिंग एक और इम्पोर्टेंट साइबर सुरक्षा से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट घटना, क्योंकि साइबर थ्रेट के रूप में से माना जाता है, जो कि व्हाट्सएप के एक महत्वपूर्ण जो फीचर है उससे जुड़ा हुआ है। क्या है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल 13, ये सुना होगा हमने, साइबर सुरक्षा से लड़ने के लिए जो भारत की महत्वपूर्ण संस्था है, ने एक एडवाइजरी जारी किया, और इसमें बताया गया है कि भारतीय उपयोगकर्ता को व्हाट्सएप अकाउंट टेक ओवर कैंपेन के बारे में चेतावनी दी गई। होता यह है कि नया साइबर स्कैम ही समझ लें इसे, कि हैकर्स क्या करता है कि आपके पासवर्ड या सिम कार्ड की आवश्यकता के बिना व्हाट्सएप अकाउंट को टेक ओवर कर लेता है, और उसमें जो भी चीजें आएंगी वो आपके फोन में या आपके डिवाइस में वो वहां से एंटर कर सकता है और आपका हैक कर सकता है। होता कैसे है ये हमला? क्या व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग जो है कि जो फीचर है बेसिकली ये क्या करती है, जो अगर मोबाइल पे व्हाट्सएप सामान्यतः यही चलाते हैं, लेकिन मोबाइल से अन्य जो डिवाइस पे जैसे लैपटॉप वगैरह पे चलाने के लिए क्या है प्रोसेस, कि वहां पे डिवाइस लिंक के लिए क्या क्यूआर
कोड आता है और आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ये प्रक्रिया है ना? तो यहाँ पे इसी फीचर का प्रयोग करते हुए जो स्कैमर हैं, उसका लाभ उठाते हुए क्या करते हैं कि उपयोगकर्ता को धोखा देकर फर्जी लेकिन असली दिखने वाला पेयरिंग कोड को अप्रूव करवा लिया जाता है। मतलब उनको भेजा जाता है कुछ इस प्रकार से मैसेज, और बेसिकली क्या है कि यही मैसेज आती है, हाय चेक दिस फोटो, जैसे भ्रामक संदेश मिलते हैं जो अकाउंट को टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये चीज, और अकाउंट हाईजैकिंग, एक बार लिंक हो जाने के बाद हमलावर का डिवाइस एक छिपे हुए भरोसेमंद डिवाइस के रूप में उपयोगकर्ताओं के अकाउंट का पूरा एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो मतलब वो हमलावर आपके सिस्टम का एक्सेस पूरी तरह से ले लेता है। चलिए, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित सुपर किलोनोवा क्या है घटना? ये तारे के जीवन से संबंधित घटना से सुपरनोवा है। सुपरनोवा विस्फोट तारे के अंतिम में, जो बड़े तारे हैं जो उसमें बड़ा विस्फोट होता है उसके अंतिम समय में, मतलब उसके अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में तारे का, उसे सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे भी आगे है कि सुपरनोवा के साथ-साथ भी क्या उसके बाद भी एक विस्फोट की बात की जा रही है। उसी को क्या बोलते हैं? सुपर किलोनोवा। इसलिए यहाँ पे क्या सुपरनोवा और किलोनोवा 2 वर्ड मिलके बना है ये। और ये कैसे पता चला? ये एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल है, उसके द्वारा, उसकी जो अभी शोध की गई है उसके द्वारा, उसी के अध्ययन में पाया गया। और इसमें क्या है, आईआईटी बॉम्बे और जो भारतीय तारा भौतिक संस्थान बेंगलुरु है, उनके रिसर्चर भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए चर्चा में कि भारतीय ये है। तो बेसिकली यही है कि सुपरनोवा के बारे में तो हमने बात कर ही ली। और सुपर किलोनोवा एक दुर्लभ प्रकार का खगोलीय विस्फोट है। इसमें एक तारे के अंत में क्रमवार 2 विस्फोटक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है। तो हम सुपरनोवा से कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहले एक सुपरनोवा और उसके बाद तुरंत बाद उसी स्रोत से एक किलोनोवा, तो इसलिए सुपर किलोनोवा बोला जाता है। तो यही चीज है। और किलोनोवा बेसिकली क्या, ये एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट है। ये तब होता है जब 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महत्वपूर्ण, भारत की जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पक्षी और महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी के रूप में भी हम लोग इसे देख सकते हैं। आर्द्र जो भूमि है उसके आसपास भी हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों की और कठोर कर दिया। इसके लिए न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के संबंध में संरक्षण क्षेत्रों में संशोधन किया है। तो इससे संबंधित क्या, सबसे पहला हरित ऊर्जा गलियारा, जहां पे इसके संरक्षण को ध्यान में दे और जहां पे इनकी गतिविधियां देखी जाती हैं। और यही कारण है कि पर्यावास क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबी घास से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र इत्यादि। तो इसका मतलब क्या, सिंपल हम लोग देख सकते हैं, शुष्क और अशुष्क राजस्थान, गुजरात जैसे जो प्रदेश है वहां पे मुख्य रूप से। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक एंडेमिक पक्षी है। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। इसकी कुछ लघु आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। आहार क्या, ये घास के बीज, टिड्डियां, भृंग के कीड़ों, कभी कभी ये सरीसृपों को भी खाता है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण, जैव विविधता से जोड़कर इसे देख सकते हैं इस न्यूज को। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली, मतलब ये एक आर्द्र भूमि है। और ये आर्द्र भूमि भी क्या, जहां पे नदी सागर में जाकर मिल रही है, मतलब लवणीय जल की विशेषता और स्वच्छ मीठे जल दोनों की विशेषता यहाँ पे है। और कृषि प्रणाली क्या है, यहाँ पे जो धान की खेती की जाती है वो अपने आप में यूनिक है, जो कि परंपरागत रूप से की जा रही है। तो इसलिए इसे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो बेसिकली है क्या, कुटनाद के धान के खेतों में मृदा के परीक्षणों से पता चला है कि वहां एल्यूमिनियम का स्तर जो है सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया है। और उल्लेखनीय, कुटनाद के धान के खेत कुटनाद आर्द्रभूमि कृषि प्रणाली का हिस्सा है, जो हमने बात की। हुआ यह है अभी कि अभी इसमें पीएच का मान 5 से नीचे, मतलब एसिडिक हो रहा है मामला, और एल्युमिनियम अधिक घुलनशील और विषाक्त हो जाता है, जिसके कारण एल्युमिनियम का अत्यधिक स्तर पर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही ये फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ग्रहण करने की पौधों की क्षमता को भी बाधित करता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, वही हमने बात की कि केरल में ये है, केरल में। और क्या, ये प्रणाली खंडित कृषि भूमि परिदृश्यों का
एक जटिल मिश्रण है। मतलब क्या, 3 संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है इसको। मछली पकड़ने, धान खेती के लिए उपयोग की जाने वाली आर्द्र भूमियाँ, खाद्य फसलों के रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली उद्यान भूमि और अंतर्देशीय मत्स्यांश सेल्स एकत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जल क्षेत्र। तो बेसिकली ये सागर तल से, मतलब ये क्या है यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे नदी जहाँ गिर रही है, तो ये सागर तल से नीचे अवस्थित का क्षेत्र है ये। ये भारत की एकमात्र ऐसी प्रणाली जिसमें धान की खेती समुद्र तल से नीचे की जाती है। और वहाँ पे क्या लवणीय जल भी है कुछ हद तक, और कुछ हद, और उसका जो नदी जा रही है वो भी है, और जो भूमि है उस पे जो है ना खेती क्योंकि वो क्या दलदली भूमि टाइप का स्थान है, और ऐसे में धान की खेती की जा सकती है। तो ये जो धान भी है लवणीय जल को सहने के लिए सक्षम है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से इसे जो है ना कहीं और भी जहाँ लवणीय जल की मात्रा तटीय इलाकों में बेसिकली, तो वहां भी रोपित किया जा सकता है। इस रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। तो इसीलिए जो खाद्य और सुरक्षा प्रणाली है, इसको इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, और खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत इसे शामिल किया है इस कृषि पद्धति को। चलिए ज्योग्राफी से और विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित ही दक्षिणी महासागर क्या है, कि एक नए अध्ययन के अनुसार दक्षिणी महासागर मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के आसपास का जो महासागरीय क्षेत्र है उसके बारे में न्यूज है। क्या है कि एक नए अध्ययन के अनुसार दक्षिणी महासागर का गहरा जल ऊपर की ओर उठ रहा है। क्यों? इससे उपसतही परत में कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव में वृद्धि हो रही है। बेसिकली ये जो है नया अध्ययन जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव में वृद्धि हो रही है। दक्षिणी महासागर के बारे में तो हमने देखा कि 5 विशाल महासागरीय बेसिनों में से एक है, मतलब पूरे विश्व में अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। 60 डिग्री की अक्षांशीय सीमा के बाद, और अंडमान जो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसके आसपास का क्षेत्र, और इसमें डिफरेंट टाइप के अमुंडसेन सागर, बेलिंग्स हॉन्सेस सागर, ड्रेक पैसेज, रॉस सागर, स्कॉटिश सागर, ये सब बेडल सी, ये सब महत्वपूर्ण स्थान हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ है इनकी अवस्थिति, और संपूर्ण विश्व में जल के प्रसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। अंत में कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये किससे संबंधित है? देश में लोथल, जो प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक पत्तन नगर जो पोर्ट सिटी की बात की गई थी, तो लोथल में उसके प्रमाण मिलते हैं। तो उसी को आधार बनाकर भारत सरकार ने यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की है। तो उसमें अभी अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, अभी ये है कि भारत और नीदरलैंड ने मिलकर एनएचएमसी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, इसलिए ये चर्चा में है। तो बेसिकली ये कहाँ होगा? गुजरात के लोथल में स्थित होगा। इसका उद्देश्य भारत की 4500 वर्ष पुराने समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। और लोथल का महत्व क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, और यह विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड, जहाँ पे जहाजों की गोदी, जहाज जहाँ पे आके खड़े हो सके, मतलब पोर्ट है, पाया गया है। लोथल की गुजराती भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये सामान्य रूप से हम लोगों ने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है। इसका विकास पतन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के परियोजना के तहत किया जा रहा है, क्योंकि सागरमाला कार्यक्रम में हमने देखा है कि सागरीय अवसंरचना के निर्माण भी महत्वपूर्ण रूप से उसमें शामिल है। और मास्टर प्लान क्या है? एनएमएससी मास्टर प्लान योजना के तहत इसके अंतर्गत समुद्री संग्रहालय बनाया जाएगा, स्मारक थीम पार्क्स, राज्यों का मंडप और का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरह से कि देश की जो सागरीय नीति है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के न्यूज टुडे के संग को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए, बार-बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, और उससे आप अपने करंट अफेयर की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो इससे आपको तैयारी में मदद भी मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।